चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन आई स्टार्ट किया था, है ना। वी सॉ द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। आइरिस प्यूपिल का फंक्शन देख लिए थे, कॉन्वेक्स लेंस का फंक्शन, सीलरी मसल का एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ सीलरी मसल्स, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये भी हमारे सीलरी मसल का ही होता है फंक्शन, है ना, जिससे वो अपने आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज कर सकता है अकॉर्डिंगली, उसको पास की चीजें देखनी है या दूर की चीजें देखनी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है हमारा लेंस का शेप, है ना, व्हेन वी वांट टू सी अ फार अवे ऑब्जेक्ट, और शेप ऐसा होता है व्हेन यू वांट टू सी अ नियर बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, फार अवे ऑब्जेक्ट के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ताकि पावर कम रहे, क्योंकि वहां हमें ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है, बिकॉज लाइट जो आ रही है वो पैरेलल आ रही है, उसको बस कन्वर्ज कराना है। पर जो ऑब्जेक्ट पास में होता है वहां से लाइट डाइवर्जिंग फॉर्म में आती है, तो उससे हमें ज्यादा कन्वर्ज कराने की जरूरत है। इसलिए यहां वी नीड अ हाई पावर लेंस एंड यहां वी नीड अ लो पावर लेंस। पावर का मतलब क्या होता है कि हाउ फास्टली इट इज द एबिलिटी ऑफ एन लेंस टू कन्वर्ज, कितना जल्दी वो कन्वर्ज कर रहा है। अगर बहुत जल्दी कन्वर्ज कर रहा है तो एक हाई पावर का लेंस है ना, और उसको अगर कन्वर्ज करने में टाइम लग रहा है तो इट इज अ लो पावर लेंस। ठीक है, तो सिलरी मसल यहाँ पे रिलैक्स होती है, ऊपर जाती है रिलैक्स पोजीशन पे, तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है, फोकल लेंथ बढ़ता है तो पावर कम हो जाता है। और यहाँ पे सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, नीचे आती है, ताकि लेंस का शेप ऐसा कुछ हो जाए कि इसका फोकल लेंथ कम, पावर ज्यादा हो जाए। ठीक है, एक डिफेक्ट देखा था हमने, मायोपिया ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस, है ना। इसमें हमने ये देखा था कि द पर्सन इज एबल टू सी दी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, बट इज अनेबल टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। तभी उसको बोल रहे हैं शॉर्ट साइटेडनेस हो गया है, यानी कि शॉर्ट का ही दिख रहा है। ठीक है, यानी कि उसका जो नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है विच इज इंफिनिटी, है ना, वो क्या हो गया, उसका कम होकर के आगे आ गया है। आप लोग के लिए इंफिनिटी इज बोर्ड, मेरे लिए इंफिनिटी इज दैट वॉल। ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमारी लाइन ऑफ साइट कहां तक जा पा रही है, आप लोग की इस बोर्ड तक, मेरी इस वॉल तक, तो यहाँ हमारे लिए इंफिनिटी यही है। ठीक है, तो वहां से हमारा फार पॉइंट शिफ्ट होकर के सामने आ गया, मतलब जब तक आपकी आंख नॉर्मल है आप इंफिनिटी तक देख पा रहे हो, बट एज सुन एज द आई इज डिफेक्टेड, यू आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, तो वो फार पॉइंट खिसक के सामने आ जाएगा, तो न्यू फार पॉइंट विल बी लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, आपकी आई कुछ ऐसी हो जाएगी, ये फार अवे लाइट को भी बहुत जल्दी कन्वर्ज करना चालू कर देगी। उससे क्या होगा, इमेज पहले ही बन जाएगी, जबकि इमेज को कहां बनना चाहिए था, रेटिना पर। तो इमेज पहले ही बन जाएगी तो नहीं दिखने वाला हमें कुछ भी। ठीक है, तो दो रीजन होते हैं इसके, रीजन पूछता है ना, तो दो रीजन लिखना है कि आई लेंस का पावर या तो बढ़ गया है, और दूसरा आई बॉल का लंबा होना। कोई भी यहाँ पे ऐसा रीजन नहीं लिखेगा कि टीवी देखने से, पास से, मोबाइल चलाने से होता है, वो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना, वो रीजन नहीं है, वो इन दोनों होने का कारण है, मतलब इसका भी कारण है। समझ रहे हैं क्या, मायोपिया के होने का कारण ये है, बट ये होने का कारण वो है जो नहीं लिखना है, क्योंकि आपको मायोपिया का कारण पूछ रहा है, आई लेंस का पावर कैसे बढ़ा ये नहीं पूछ रहा है। मायोपिया का कारण यही दो हो सकता है, आई बॉल का बड़ा हो जाना, तो उससे अगर लेंस रेटिना से दूर हो जाएगा तो कन्वर्जेंस पहले ही हो जाएगा। ठीक है, या फिर पावर ज्यादा हो जाना, ताकि वो पहले ही कन्वर्ज कर पा रहा है। ठीक है, अब उसको ठीक करने के लिए आने वाली फार अवे लाइट को हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, डाइवर्ज। तो कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है हमारे पास, कॉनकेव। एक और कॉन्वेक्स लगा दोगे तो और पहले बन जाएगी इमेज, तो और नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं क्या, तो कॉनकेव ही लगाएंगे ताकि वो आने वाली पैरेलल रेस को थोड़ा सा क्या कर दे, डाइवर्ज कर दे, एंड देन रेस्ट आपका अंदर वाला हाई पावर लेंस काम कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्योंकि कॉनकेव लेंस लगा रहे हैं, एंड कॉनकेव लेंस का पावर क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया था, मैंने यहां तक आप लोग को लिखने भी कहा था। मायोपिक आई कई बार पूछता है कि ड्रॉ अ मायोपिक आई एक नंबर के लिए, तो हमें एटलीस्ट ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, और उसका करेक्शन ये हो गया, आपने वहीं पे क्या लगा दिया, एक कॉनकेव लेंस लगा दिया, तो करेक्टेड का तो आप रेटिना पे बनाओगे ना। डिफेक्टिव आई की इमेज रेटिना के पहले बन रही है, बट करेक्टिव आई की तो रेटिना पर ही बनेगी, तभी तो करेक्टिव बोल रहे हो आप। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आते हैं सेकंड डिफेक्ट में, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब पर्सन को
दूर का प्रॉपरली दिख रहा है बट इज अनेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। ये जनरली हमें ओल्ड एज में होता है, इट इज नॉट अ जनरल डिफेक्ट सीन इन दी यंग पीपल। ठीक है, तो इट इज अ डिफेक्ट इन विच अ ह्यूमन आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट इज अनेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। एक नॉर्मल आई का क्या होता है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर लीज डिस्टेंस है। उसके पास अगर रख दो, उससे और आगे रख दोगे तो एक नॉर्मल आई को भी नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं क्या? एक नॉर्मल आई भी अगर 25 सेंटीमीटर के पहले कोई चीज को रख दिया अगर आपने 15-20 में, तो वो नॉर्मल आई भी शायद उस चीज को पूरी तरीके से देख ना पाए। समझ रहे हैं क्या? देखिए, एक नॉर्मल आई का भी एक डिस्टेंस नियर नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। अब एक डिफेक्टिव आई के बारे में बात करेंगे तो डिफेक्टिव आई में क्या होगा, ये डिस्टेंस खिसक के पीछे चला जाएगा। मतलब अभी जब जब तक हमारी आंखें नॉर्मल थी, हमें 25 सेंटीमीटर में रखी हुई चीज दिख रही थी, बट आज की डेट में 25 सेंटीमीटर में रखी हुई चीज नहीं दिख रही है। पर हो सकता है अगर ये 25 की जगह 40 में होती, या 50 में होती, या 100 में होती, तो हमें दिख जाती। यानी कि हमारा नियर पॉइंट खिसक करके पीछे चला गया है। समझ रहे हैं क्या? तो द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। वहां ऐसी लाइन क्या लिखे थे अपन, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज लेस देन इंफिनिटी, लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, अब इसके भी दो रीजन है, जैसे वहां पे जो दो रीजन थे उसके जस्ट उल्टे रीजन। वहां हमने रीजन क्या दिया था, हाई पावर एंड आई बॉल का बड़ा होना। यहां उल्टा हो जाएगा, लो पावर और आई बॉल का छोटा हो जाना। तो उससे क्या हो रहा है, इमेज बाद में बन रही है। मतलब आपका पास में रखी हुई चीज के लिए भी आपका लेंस जो है वो हाई पावर का नहीं बन पा रहा है, जबकि उसको हाई पावर का बनना चाहिए। देखिए, लाइट डाइवर्जिंग आ रही है ना, उसको कन्वर्ज कराने के लिए आपका पावर ज्यादा होना चाहिए लेंस का। तो उस केस में ये कन्वर्जेंस थोड़ा लेट कराएगा। लेट का मतलब क्या हुआ, रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे। तो रेटिना के आगे बना या रेटिना के पीछे, दोनों ही केस में हमें चीजें नहीं दिखने वाली हैं। हमें तभी चीजें दिखेंगी जब इमेज कहां बनेगी, रेटिना पर। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये आपकी होगी एक हाइपरमेट्रोपिक आई। मायोपिक आई में हमने इसी चीज को यहां बना दिया था पास में, रेटिना के पहले, और लेंस को थोड़ा सा मोटा रखा था हमने ताकि उसका पावर ज्यादा रहे। यहां हमने पतला किया लेंस को ताकि उसका पावर क्या रहे, कम हो जाए। ठीक है, अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अकेला लेंस कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, तो एक और कन्वर्जिंग लेंस लगाओ ताकि वो कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाए। तो क्या लगाएंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस। तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय प्लेसिंग अ कॉन्वेक्स लेंस बिफोर द आई। द डाइवर्जिंग रेज, जो डाइवर्जिंग रेज आ रही हैं उसको पहला कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा डाइवर्ज करेगा, और आपका सेकेंड लेंस जो आपकी आई के अंदर है वो उसको फाइनली कन्वर्ज कर देगा कहां पर, रेटिना पर। समझ रहे हैं क्या? कन्वर्ज बाय दिस कन्वेक्स लेंस एंड देन कन्वर्ज बाय द आई लेंस टू रेटिना। क्लियर है ये? इसका भी डायग्राम देख रहे थे, करेक्टिव आई का, करेक्टिव आई का डायग्राम ये हो जाएगा। तो दो बार कन्वर्जेंस हो रहा है, एक बार ये कन्वर्ज किया और यहां पे फिर से कन्वर्जेंस हो गया। दोनों ही कन्वर्जिंग लेंस है ना? ठीक है, और इसका पावर क्या होने वाला है, क्योंकि ये है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, चलो एक बार ये भी लिख लो आप लोग हाइपरमेट्रोपिक, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी ना। जल्दी लिख लो उसको भी फटाफट।
चलो हो गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपने लिखा है ना कहीं कहीं पे, तो कहाँ लिखे थे, रफ रफ में लिखे हो क्या? अच्छा चलो लिख लेते हैं वापस से। लिख लो क्वेश्चन फर्स्ट। द फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज 3 मीटर। फार पॉइंट तो इंफिनिटी होता है, बट इसका 3 मीटर हो गया है ना, मतलब मायोपिया है, हालांकि लिखा हुआ है मायोपिक या मायोपिया, नहीं भी लिखा रहेगा तो अगर किसी का फार पॉइंट नया दिया हुआ है तो समझ जाना उसको दूर का दिखना बंद हो गया, यानी कि मायोपिया है। और नया नियर पॉइंट दिया रहेगा, इसका मतलब क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। तो फाइंड द पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस दैट विल करेक्ट द विजन। मैंने उस दिन भी आप लोगों को ये 3 लाइन लिखवाई थी, पर मैंने कहा था कि इसको अपन हर बार नहीं लिखेंगे, ये समझने के लिए ये तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हमें ऐसे ही सॉल्व करने हैं। किस टाइप के क्वेश्चन, मायोपिया वाले क्वेश्चन, जो ये 3 लाइन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए? आगे बढ़े। क्वेश्चन लिख के छोड़ना, मैं समझाऊंगा उसके बाद फिर बाकी का लिखना। डन। ध्यान देंगे, क्वेश्चन के हिसाब से मायोपिया है उस पर्सन को, है ना, एंड उसका नया फार पॉइंट 3 मीटर हो चुका है, जबकि नॉर्मल आई का फार पॉइंट इंफिनिटी होता है। यानी कि अगर मैं इस रूम की बात करूं तो लेट से यहां से उस वॉल का डिस्टेंस अगर 4 5 5 मीटर है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे 5 मीटर का नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि मेरा फार पॉइंट क्या हो गया, कम हो करके 3 मीटर। तो मुझे अब वो 5 मीटर में रखी हुई चीज अगर देखनी है,
तो वो अगर 3 मीटर पे आ जाए तो मुझे दिख जाएगी। तो हमारे इस करेक्टिव लेंस का काम क्या होगा? इस करेक्टिव लेंस का काम है कि उस इंफिनिटी में रखे हुए ऑब्जेक्ट को, उसकी इमेज कहां बना दे? 3 मीटर पर। फिर 3 मीटर पे जो इमेज बनाई है करेक्टिव लेंस ने, है ना, जो 3 मीटर पर इमेज इस करेक्टिव लेंस ने बनाई है, वो आई लेंस के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट। एंड फाइनल इमेज कहां बनेगी? रेटिना पर। वही ये 3 लाइन में लिखा हुआ है। पढ़ रहा हूं, एक बार ध्यान देना। फॉर द पर्सन टू सी द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, क्योंकि उसको अब दिख नहीं रहा है, तो इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट 3 मीटर। क्यों 3 मीटर? क्योंकि उसका नया फार पॉइंट 3 मीटर है। अगर यहाँ पे 5 मीटर होता तो यहाँ पे हम 5 मीटर लिखते। तो ये चीज हर पर्सन टू पर्सन चेंज होगी, सेम भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, पर इट मे वेरी। ठीक है। बाय द करेक्टिव लेंस बीइंग यूज्ड, तो करेक्टिव लेंस का काम यही है कि उसको इंफिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनानी है? उस पर्सन के नए फार पॉइंट पर। तो ये हो जाएगा इंफिनिटी, हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 मीटर। -3 क्यों बोल रहे हैं? देखो, ये आपका आई लेंस है, ये आपका क्या है? करेक्टिव लेंस। मायोपिया में तो यही लगाओगे ना। ये है ऑब्जेक्ट जो इस आई को वहां पे नहीं दिख पा रहा है, बट अगर इसने उस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बना दी, तो फिर इस आई के लिए ये वाला डिस्टेंस क्या है? 3 मीटर। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप देख रहे हो इसके लिए दोनों मेजरमेंट कैसे हो रहा है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इसलिए दोनों नेगेटिव। आप चाहो तो यहां भी नेगेटिव लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी 1/इंफिनिटी करो या 1/-इंफिनिटी करो, आंसर 0 ही आने वाला है। एम आई क्लियर? तो u -इंफिनिटी, v -3, समझ में आ रहा है? माइनस क्यों लिए हैं? क्योंकि अगर ये आपका कॉन्केव लेंस है, ये आपका आई लेंस है, तो कॉन्केव के लिए दोनों ही चीज उधर है, ऑब्जेक्ट भी यही है और इमेज भी वो यही बना रहा है, तो दोनों साइड ही है ना, तो दोनों का साइन क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। और कॉन्केव है तो उसका फोकल लेंथ भी क्या आएगा? नेगेटिव। और आ भी रहा है। समझ रहे हैं क्या? फिर दिस इमेज विल देन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज यहां बन रही है, जो इसने बनाई है करेक्टिव लेंस ने, ये इमेज इस आई लेंस के लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट। और फिर ये आई लेंस बनाएगा इमेज कहां पर? रेटिना पर। ठीक है। वही आप लास्ट टाइम में लिखा हुआ है, फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट रेटिना। तो लेंस फॉर्मूला यूज करके फोकल लेंथ निकालेंगे, क्योंकि आपको पावर निकालना है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। तो अपन पहले फोकल लेंथ निकालेंगे लेंस फॉर्मूला यूज करके। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, अच्छी बात है। वो तो मैं फॉर्मूला लिखा हूं कि पावर क्या होता है? 1/फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स। और किस्मत से हमारे पास मीटर में ही है, तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा 1/3 पुट करो, दैट विल बी -0.33d। 1/3 कितना होता है? 0.33, और माइनस आ जाएगा। समझ गए क्या? एक और चीज आप कर सकते हो, अगर आपको पता है मायोपिया का क्वेश्चन है ना, सुन रहे हैं क्या? अगर आपको पता है मायोपिया का क्वेश्चन है, तो आपका फोकल लेंथ आपका नया वाला नियर पॉइंट होता है। क्यों? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है। 1/u तो 0 हो जाएगा पूरा। तो हर बार f और v बराबर होगा, हर बार मायोपिया के केस में। एम आई क्लियर? पर अगर आप एकदम प्रोसेस से चलना चाहते हो, तो आप ऐसे प्रोसेस लगाओ, फॉर्मूले में ये 0 हो जाएगा, तो f की वैल्यू क्या आएगी? -3। यानी कि जो हमारा नया नया फार पॉइंट होता है ना, वही हमारे करेक्टिव लेंस का क्या होता है? फोकल लेंथ। करेक्टिव लेंस का क्या होता है? वो फोकल लेंथ। ठीक है, नोट डाउन कर लो उस क्वेश्चन को। डायोप्टर का मतलब क्या होता है? पर मीटर ना। डायोप्टर इज पर मीटर, इसलिए हम फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस 3 लाइन इज एप्लीकेबल टू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मायोपिया।
हो गया? जरूरी नहीं है ना हर बार क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये मायोपिया का क्वेश्चन है। आपको फार पॉइंट देख के समझना है कि फार पॉइंट तो इन्फिनिटी होता है, ये 3 मीटर क्यों है, इसका मतलब उसको इन्फिनिटी का नहीं दिख रहा है, यानी कि उसको दूर का नहीं दिख रहा है, और दूर का नहीं दिख रहा है, पास का दिख रहा है, तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं अपन, इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, मायोपिया। देन आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन हाइपरमेट्रोपिया का देख लेते हैं। बढ़ाओ आगे। अच्छा पहले चलो एक क्वेश्चन आप लोग करो। देखो, अ पर्सन विथ अ myopic eye, a person with a myopic eye cannot see object beyond a distance of, a person with a myopic eye cannot see object beyond a distance of, beyond a distance of 1.5 meters, 1.5 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ? 1.5 मीटर क्या है? नया वाला फार पॉइंट। जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन में नया वाला फार पॉइंट क्या था? 3 मीटर। तो बताइए, तो इसकी आंख ज्यादा खराब है कि इस वाले की, इस पर्सन की? पक्का? क्योंकि इसको तो कम से कम 3 मीटर में रखा हुआ चीज तो दिख रहा है, इसको तो 1.5 मीटर के बाद वाला चीज दिख ही नहीं रहा है, तो इसकी आंख ज्यादा खराब है, यानी कि इसका पावर और ज्यादा होना चाहिए ना। अब इसका आंसर कितना है? 0.33 आया है, तो इसका आंसर डेफिनेटली 0.33 से ज्यादा आना चाहिए। अब वो देखते हैं कितना आता है ना। तो क्या क्या लिखे? 1.5 मीटर, फुल स्टॉप। व्हाट वुड बी द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस? व्हाट वुड बी द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस? What would be the power of corrective lens? What would be the power of corrective lens used to restore power vision? Used to restore vision भी लिख सकते हो, used to restore the vision, used to restore the vision। पूरा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, बस क्या चेंज होने वाला है? v का वैल्यू बस। -3 की जगह क्या आ जाएगा? -1.5। दैट्स इट, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। यही मैं बता रहा था कि ये हर मायोपिया क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। एम आई क्लियर? ऑनलाइन जितने हैं उनसे बन रहे क्वेश्चन? Yes, sir. अरे आप 1/1.5 लिख रहे हो नीचे, है ना? तो ये पॉइंट आने के लिए आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10/15। क्या हो जाएगा? 10/15। हाँ, यानी कि 2/3 आ रहा है। और 2/3 क्या होता है? 0.6666 चलता रहेगा, तो 0.67 कर देना उसको, -0.67 डी, है जी। राउंड ऑफ किए उसको। देखो, जब भी हम नंबर को राउंड ऑफ करते हैं ना, जैसे मुझे इस पूरे नंबर को, ध्यान से सुनना सभी, आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट दिस नंबर इन ओनली 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही हो, यानी कि
ये जो 5 डिजिट आपको दिख रही है, मैं चाहता हूं कि सिर्फ 2 डिजिट में मैं अपने आंसर को एक्सप्रेस करूं। तो अगर मुझे दूसरे डिजिट तक अपने आंसर को एक्सप्रेस करना है तो तीसरे डिजिट को देखना पड़ेगा कि तीसरा डिजिट क्या है। अगर वो 5 से बड़ा होता है तो हम उसको राउंड ऑफ करके क्या कर देते हैं, 6 7 कर देते हैं। अगर ये 5 से बड़ा नहीं होता, लेट से अगर ये 4 होता तो ये 0.66 ही रहता। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। एम आई क्लियर? ठीक है, तो 6 7 को 6 6 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6 7। ठीक, समझ गए ये वाला क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन उसका करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया का। इसको लिख लो पहले, एक क्वेश्चन हाइपरमेट्रोपिया का लिख लेते हैं। ये हमने किया हुआ है क्वेश्चन ना, जब मैं एक दिन में पढ़ाया था आपको यहां तक पूरा। ऐसे ही 3 लाइन इस पे भी लिखेंगे और ये सॉल्व करेंगे। अब नियर पॉइंट दिया है, देखो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, बट नियर पॉइंट दिया है नया वाला, मतलब उसको 25 सेंटीमीटर में रखी हुई चीज नहीं दिख रही है, पास में नहीं, पास में रखी हुई चीज नहीं दिख रही है, इसका मतलब उसको क्या हो गया है, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। जल्दी ये क्वेश्चन नोट करिए, और इसी के जैसा एक क्वेश्चन फिर हम बनाएंगे। वहां पे यू इंफिनिटी था, यहां पे यू क्या होगा, 25। अरे अपन नॉर्मल आई का लेते हैं ना, वहां पे यू इंफिनिटी क्यों होता है, क्योंकि नॉर्मल आई का नियर पॉइंट इंफिनिटी होता है। यहाँ यू 25 क्यों, देखिए नॉर्मल आई का नियर पॉइंट 25 होता है। हाँ, क्योंकि अगेन वैसे ही होगा ना। देखो डायग्राम ऐसा रहेगा इसका, ये रहा हमारा आई लेंस, यहाँ ध्यान दो, ये हमारा आई लेंस है, इसको यहाँ पे 25 सेंटीमीटर में रखी हुई चीज नहीं दिख रही है, समझ रहे हैं क्या? तो हम सामने एक और लेंस लगा देंगे। ये क्या करेगा, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज ये कहां बनाने वाला है, 50 सेंटीमीटर में, क्योंकि इस लेंस को 25 सेंटीमीटर में रखी हुई चीज नहीं दिख रही है, पर इस लेंस को 50 सेंटीमीटर में रखी हुई चीज दिख रही है। तो इस लेंस का काम क्या है, जो हमारे बाहर वाला लेंस है, ये बाहर वाले लेंस का काम क्या है कि ये 25 सेंटीमीटर में रखी हुई चीज की इमेज को कहां बना दे, 50 सेंटीमीटर में, ताकि ये वाला लेंस उसको देखने लायक बन सके। तो दोनों यहीं पर है ना अभी भी। ये रहा आपका -25 सेंटीमीटर यू, और इसके लिए वी कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। तो इसके क्वेश्चन में वी चेंज होगा पर्सन टू पर्सन, पर यू हमेशा क्या रहेगा, -25। जैसे वहां पे यू हमेशा इंफिनिटी था, वी पर्सन टू पर्सन चेंज हुआ। हमने 2 आदमी लोग का देखा, एक का 3 मीटर के बाद नहीं दिख रहा था, एक को 1.5 मीटर के बाद नहीं दिख रहा था, दोनों के लिए यू आपने इंफिनिटी ही लिया। ये फार पॉइंट के क्वेश्चन का बनाने का तरीका है। इन द सेम वे नियर पॉइंट के क्वेश्चन के लिए यू क्या रहेगा, -25, और वी क्या रहेगा, नया वाला नियर पॉइंट, जो अभी इस पर्सन के लिए क्या है, 50 सेंटीमीटर। एम आई क्लियर? चलिए, तो नेगेटिव साइन नहीं बोलेंगे, है ना? हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये मैं आप लोग के लिए बस समझाने के लिए बताया हूं। आप लोग ये गिवन लिख दोगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है? लिख दोगे तो अच्छी बात है, वैसे नेसेसरी नहीं है। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे।
यहां हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना, वहां तो क्या 1/इंफिनिटी 0 हो रहा था, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एफ का वैल्यू आ जा रहा था। बट यहाँ पे आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमने रिफ्रैक्शन चैप्टर में किया है। किए ना ऐसा क्वेश्चन रिफ्रैक्शन चैप्टर में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहता था, फोकल लेंथ दिया रहता था, इमेज डिस्टेंस निकालो बोलता था। और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस दिया रहेगा, आपको फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपसे यहाँ पावर पूछ रहा है, और पावर के लिए आपको क्या चाहिए? फोकल लेंथ। चलो बोलूं क्वेश्चन, देखिए, अ पर्सन विथ अ हाइपरमेट्रोपिक आई, a person with a hypermetropic eye, a person with a hypermetropic eye can see clearly when the object is placed at a distance of, when an object is placed at a distance of, a person with a hypermetropic eye can see clearly when the object is placed at a distance of 40 centimeter from him, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम हिम। अब बताओ, इसकी आंख खराब है ज्यादा कि अभी वाले की? इसकी ज्यादा खराब है, सोच के देखो अच्छे से। यानी कि ये 50 वाले की, और ये तो 40 पे देख पा रहा है ना, उसको तो 50 रखना पड़ रहा है। अरे ये नियर पॉइंट क्वेश्चन है, इंफिनिटी वाले के लिए जो ज्यादा दूर है वो अच्छी आई वाला है, समझ रहे हो क्या? मुझे पता था एक दो लोग ऐसा करेंगे, बट नियर पॉइंट के लिए तो जितना पास में देखना देखना दिखे उसको और अच्छी बात है ना उसके लिए। मतलब 25 में ना दिख करके 30 में रखेगा तो दिख जाएगा, तो ये तो और अच्छा डिफेक्ट है, मतलब डिफेक्ट तो है पर कम डिफेक्टिव है। 40 वाला इससे थोड़ा डिफेक्टिव ज्यादा है, 50 वाला उससे ज्यादा डिफेक्टिव आई है। एम आई क्लियर? ठीक है ना? यानी कि इसका पावर 2D था तो उसका पावर 2 से तो कम ही होना चाहिए, अभी जो आप लोग करोगे उसका, है ना? फुल स्टॉप। फाइंड द पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस रिक्वायर्ड, फाइंड द पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस रिक्वायर्ड। सब चीजें सेम रहेंगी, क्या करना है हमें बस, v की जगह क्या, -40 सेंटीमीटर बस, बाकी सॉल्व पूरा ऐसे ही करना है। और देखो f कितना आ रहा है बताना मुझे। करना पूरा, करना पूरा, पावर निकाल। हम्म, ये सेंटीमीटर में है ना, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। फोकल निकालने के लिए अपन हमेशा नीचे, तभी तो लिख रहे हैं हर बार, पावर इज इक्वल्स टू 1/f एंड दिस f शुड बी इन मीटर्स। तभी आप डायोप्टर लिख सकते हो, क्योंकि डायोप्टर मतलब क्या होता है, डायोप्टर इज पर मीटर। तो नीचे आपका हमेशा क्वांटिटी किस में होना चाहिए, मीटर में। तो आपने फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकाली है, उसको मीटर में कन्वर्ट करके नीचे लिखो, तो हमारा पावर आ जाएगा। हम्म, ठीक है, बंद कर दे, करने दे उसको, तो करने दे।
किसी को यही कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछिए। ये 25 और 50, ये 50 नीचे कैसे आया, ये सब समझ में आ रहा है ना? मेरे बोलने का इंतजार कर रहे थे अभी, तो ये तो कर चुके हो क्या पहले भी? ये आपने 50 सेंटीमीटर निकाला, क्या 40 सेंटीमीटर? अभी वाले में गलत है। इधर आप जो पूछ रहे हो पहले वो समझो, वो भी गलत है। अभी तो ध्यान दो पहले, ये पूछ रहे हो ना पहले, आप पहले ये समझ लो। तो 50 सेंटीमीटर है, हमारा पावर क्या होता है, इट इज 1/f, एंड f शुड बी इन मीटर्स। तो हम 50 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर देंगे 50/100 करके, दैट इज 0.5 मीटर। अब पुट करेंगे यहाँ पे, इसमें। अच्छा, 0.5 है ना? आप देखो, डेसिमल के बाद एक ही मैं मार्क खाएगा, तुल्य बता रहा हूं मैं तेरे को। इधर आया था तू, आकर्ष इधर, तुरंत तुरंत उठ के इधर आ। इधर इधर, मैं एक बार अच्छे से बोला था प्यार से, वापस इधर आ जल्दी। इधर तेरे को वहां लड़कियों के पास थोड़ा बैठा रहा हूँ, यहाँ बैठा अलग से। पढ़ना है कि नहीं तेरे को ठीक से? वो तेरे को बिगाड़ देगा। आज तो दिखा रहा है, एग्जाम में थोड़ा आएगा दिखाने के लिए वो। फिर तू एग्जाम में उसी को बोलेगा कि वो दिखाया इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया उस दिन ठीक से। काश वो नहीं दिखाता तो मैं सर से पूछ लेता तो मेरे को याद हो जाता वो चीज। हाँ, तो 1 पॉइंट, ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आप 10 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो दोनों ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 10, और नीचे हो जाएगा 0.5 इंटू 10, यानी कि 5, और ये हो जाएगा आपका 2। आप फोकल लेंथ क्या बोले, 200 बस? हाँ, नहीं तो गलत है ना वो। कितना आ रहा है फोकल लेंथ आप लोग का पीछे? 200 ही आ रहा है। हाँ तो करो ना, फाइनल बताओ ना। क्या अभी कितना आया पहले बताओ, फ्रैक्शन में बताओ पहले कितना आया, डेसिमल में कन्वर्ट मत करो। -3/200, हाँ ये सही है। फोकल लेंथ आएगा -3/200। 1/f आया कि ये f बता रहे हो? f 3/200 पक्का? हाँ तो क्या हो गया, पावर कुछ भी हो सकता है ना किसी का भी। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v कितना है, -40, माइनस u कितना है, -25। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 25 का एल्सियम कितना आएगा, 200, -5 +8, यानी कि 3/200, -3/200। क्यों -3/200? 1/f, तो f इज इक्वल्स टू 200/3 सेंटीमीटर। लेट इट बी लाइक दिस, है ना, क्योंकि अभी अपन को इसका एक बार फिर से रेसिप्रोकल करना है, तो लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे। तो पावर इज इक्वल्स टू 1/f, बट दैट f शुड बी इन मीटर्स, तो 1/200/3, और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है ना, आप यहीं पे कन्वर्ट कर दो ना, डिवाइड बाय 100 करके, कितना आएगा, 200/300, यानी कि 2/3। क्या आएगा, 2/3। तो आप सीधे यहाँ पे 2/3 पुट करो, कदम 2/3 मीटर्स है ना, तो 2/3 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 3/2, 1.5। कहा कोई तो मुझे अजीब नहीं दिखा कहीं पे अभी तक, आप लोग अजीब हो। हाँ सॉरी, डायोप्टर होगा, पर मीटर डायोप्टर। ठीक है, आकर्ष पूछ, क्या समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, उसको मत यहाँ डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, उसको आप कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो?
फिर 1/66/66.6 करोगे तो और ज्यादा दिक्कत होगी कैलकुलेशन करने में। तो रहने दो ना उसको फ्रैक्शन में, अभी वो हमारा फाइनल आंसर थोड़ी ना है। देखो फाइनल आंसर को अपन डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, जब तक आपका आंसर फाइनल नहीं आ रहा उसको मत करो डेसिमल में रिप्रेजेंट, ठीक है, उसको चलने दो फ्रैक्शन में जब तक चल रहा है फ्रैक्शन में, ठीक है। और कोई डाउट इसमें? पक्का 100%? एलसीएम लेने में कोई दिक्कत आ रही तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं होता, अभी नहीं होगा तो फिर कब पूछोगे? 11th-12th में जाके एलसीएम सीखोगे क्या? आपको नहीं समझ में आता तो एलसीएम के लिए आप क्या करो पता है, जो दोनों जो हमारे डिनोमिनेटर है उनका टेबल लिखना चालू कर दो साइड में कि 40, 80, 120, 160, 200, और ऐसी 25 का भी चलोगे तो आपका सीधा 200 ही आएगा जो दोनों में कॉमन है। इसके पहले यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे कोई भी 40 से नहीं जाने वाला, ना इनमें से कोई नंबर 25 से जा रहा है। 25 से क्या चले भी जाएगा कोई नंबर, क्या नहीं जाएगा कंप्लीटली, है ना, बट यही एक नंबर है जो लीस्ट नंबर है जो दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है। और नहीं तो फिर ये भी एक इजी तरीका है 40 या 25 वाला, आप इसको फैक्टराइज करो, 20 टाइम्स में 25, फिर 5 टाइम्स में 4 and 5, 2 5 10 एंड 20 इंटू 10 इज 200। अब आप लोग तो पूछ नहीं रहे हो कि शर्म आ रही है पूछने में, तो मैं ही बता देता हूं, ठीक है। अब हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक हिंट डालना, ये डिस्पर्जन के पहले एक और लिखना, प्रेस बायोपिया, एक लास्ट डिफेक्ट लिखो, थर्ड डिफेक्ट, प्रेस बायोपिया, PRESBYOPIA, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, हाइफन डाल के लिख लो, ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ये एज के साथ होगा, मतलब ये भी हाइपरमेट्रोपिया ही है, बट ये ओल्ड एज में होगा। अभी अगर आपको ये हो जाता है तो उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे, उसको प्रेस बायोपिया नहीं बोलेंगे, सुन रहे हैं क्या? इफ you are becoming a far sighted person in this age, the defect will be known as hypermetropia, not presbyopia. presbyopia तब बोलेंगे जब वही बीमारी आपको एक ओल्ड एज में जाकर होगी, इसलिए इसका नाम क्या है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। क्योंकि उस एज में आने के बाद आपके सिलेरी मसल थक ही जाएंगे, अब वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट दोनों नहीं कर पाएंगे, तो वो रिलैक्स मोड में रह जाएंगे, समझ रहे हैं? और रिलैक्स मोड में रह गए मतलब उसका फोकल लेंथ ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा मतलब पावर कम, तो पावर कम हो गया है अंदर के कॉन्वेक्स लेंस का, तो उसको बढ़ाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस ही एक और लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में तो कॉन्वेक्स लेंस ही लगाते हैं ना, तो यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको बचपन में हाइपरमेट्रोपिया सॉरी मायोपिया पहले से ही हुआ है, जैसे हम लोग को चांस है कि हम इस टाइप का लेंस पहनेंगे, तब जब बूढ़े हो जाएंगे अगर जिंदा बचे तो, है ना, तो हम फिर इस टाइप का लेंस पहनना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी ये वाली बीमारी तो है अभी से ही, बचपन से ही, और बुढ़ापे में हमें ये भी हो जाएगी। हमें क्या पहनना पड़ेगा, इस टाइप का लेंस जिसमें कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों होगा। इस टाइप के लेंस को क्या बोलते हैं अपन, बाई फोकल लेंस, बाई, क्योंकि दो फोकल हो जाएगा ना, बाई फोकल लेंस, ठीक है। एक बार रीड कर रहा हूं, ध्यान देंगे, द आई लेंस grows throughout the life and ciliary muscle lose the capacity to change the focal length of big lens. Due to this, the near point of old age person recede, मतलब पीछे चला जाएगा, ठीक है। This type of hypermetropia is experienced in old age. Corrected by again hypermetropia, तो करेक्शन तो वही होगा कॉन्वेक्स लेंस का बिफोर दी आई, और अगर पहले से पर्सन मायोपिया से सफर कर रहा है तो अब उसको दोनों हो चुके हैं, ठीक है। तो द पर्सन नीड्स अ बाइफोकल लेंस, इन बाइफोकल लेंस द अपर पार्ट इज कॉन्केव, ताकि वो दूर का देख सके, दूर का देखने के लिए आईज को ऊपर करना ही पड़ेगा, इसलिए ऊपर वाला पार्ट कॉन्केव है, और पास का पढ़ने के लिए तो आप नीचे देखोगे, तो उसके लिए नीचे वाला पार्ट जरूरी है, ठीक है। तो अपर पार्ट इज कॉन्केव टू करेक्ट द मायोपिया एंड द लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, लिख लो उसको जल्दी से। ये थर्ड डिफेक्ट है हमारा। बाकी कैटरैक्ट का आप बस मीनिंग समझ के रखो, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बाकी मैंने आपको कैटरैक्ट बताया ना, क्या होता है कैटरैक्ट में, हमारा जो अंदर का आई लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है, और आप ये समझिए कि वो पूरा व्हाइट हो गया, यानी कि वो ओपेक हो गया है। एम आई क्लियर?
है ना, ओपेक हो गया तो आप दुनिया का कोई भी लेंस लगा लो सामने, कितने भी पावर का क्यों ना लगा लो, अंदर अगर अंदर चीजें ओपेक होगी तो लाइट अंदर जा ही नहीं पाएगी। तो उसका एक ही इलाज है, हम सर्जरी करके लेंस का रिप्लेस करेंगे अंदर के। इतना हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हुआ है ना, तो बाकी के चैप्टर में हमें 3 फिनोमिना पढ़ने हैं, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो डन, नेक्स्ट एंड डालो डिस्पर्जन। डिस्पर्जन पहला फिनोमिना, डिस्पर्जन। ठीक है, देखना कुछ लाइट की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम। जैसे अपन लाइट को इस तरीके के वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, राइट। इसमें इनको क्या बोलते हैं अपन, ऊपर वालों को? हाँ, कुछ नाम होते हैं ना इनका, अपन पढ़े हैं 9th में भी, साउंड चैप्टर में। हाँ, क्या है? अच्छा, भूल गए, निकला भूल गए बोलते। क्या है ये दोनों? ट्रस्ट, क्रेस्ट। क्रेस्ट और नीचे वाला ट्रस्ट नहीं भैया, ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ। और दो इंडिविजुअल या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, या दो कंसेक्यूटिव एक के बाद एक वाले क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे? वेवलेंथ, लैम्डा। ये वेव है ना,
तो एक वेव क्या हो गई, यहां से लेके यहां तक एक वेव है, फिर तो रिपीटेशन ही है। तो एक वेव के लेंथ को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। और वो वेवलेंथ को डिफाइन कैसे करोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। और ऐसी एक वेव एक सेकेंड में कितनी बार होगी उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब ये वेव की फ्रीक्वेंसी और इस वेव की फ्रीक्वेंसी में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ऊपर वाले की, उसकी रिपीटेशन ज्यादा हो रही है एक सेकेंड में। क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। देखो इतनी छोटी सी वेवलेंथ है और इसकी वेवलेंथ कितनी बड़ी है, समझ रहे हैं क्या। इसको एक वेव होने में टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। तो अपन 2-3 रिलेशनशिप पढ़ते थे कि फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को अपन नू भी बोलते हैं, नू, NU, सिंबल इज दिस, या फिर आप सिंपली F भी लिख लो चलेगा। क्लियर है यहां तक। एंड लैम्डा आपका वेवलेंथ। तो डिस्पर्जन बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो व्हाइट लाइट होती है ना, व्हाइट लाइट मतलब द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम सन इज अ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का मतलब होता है इट इज अ लाइट विच कंसिस्ट ऑफ 7 कंपोनेंट्स ऑफ कलर। और 7 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, वही रेनबो वाले, है ना। हाँ, विद योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। एयर में ना सबकी स्पीड सेम होती है, एयर में सबकी स्पीड सेम होती है, एयर वैक्यूम में, इसलिए सब आपको एक साथ मिक्स दिखते हैं क्योंकि सब सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। तो मिक्स दिखते हैं तो आपको व्हाइट दिख रही है लाइट। पर जैसे ही ये दूसरे मीडियम में घुसता है, यानी कि फॉर एग्जांपल ग्लास, है ना, या वाटर में भी जा सकता है, कभी कभी हमें वाटर में भी नीचे 7 कलर्स दिख जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, ये अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। रीजन बिकॉज सब कलर की स्पीड अंदर ग्लास में अलग अलग है, एयर में सेम है मैंने कहा, बट ग्लास में सब कलर की स्पीड क्या है, अलग अलग। तो ग्लास में जाने के बाद सब क्या हो जाते हैं, अपने अपने पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। इसी फिनोमिना को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। और जब बाहर आएगा तो भी वो ऐसे बेंड तो होगा ना, दोनों समय बेंडिंग होगी। आप एक बार प्रिज्म, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रिज्म, दिस इज प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। लाइट एंटर करी प्रिज्म के एक सरफेस से, तो एयर से कहा जा रही है लाइट, ग्लास में, तो रिफ्रैक्शन होगा, रेयरर टू डेंसर की डेंसर टू रेयरर, रेयरर टू डेंसर। एयर इज अ रेयरर मीडियम एंड ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। ये रहा हमारा क्या, नॉर्मल। अंदर आने के बाद द लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। बट वो एक ही कलर में स्प्लिट, एक ही कलर में नहीं आने वाली, वो क्या होने वाली है, अपने 7 कलर्स में क्या होने वाली है, स्प्लिट होने वाली है, ठीक है। अब वो क्या होने वाली, ग्लास से कहा आने वाली, फिर से एयर में। नाउ इट विल अगेन बेंड और वो 7 कलर्स बाहर आएंगे। यही रीजन है बिहाइंड रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन का रीजन भी डिस्पर्जन ही है, ठीक है। आप यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट रखोगे और इस फोटोग्राफिक प्लेट को जब आप सीधा करके देखोगे तो प्लेट आपको ऐसे दिखने वाली है। 7 बैंड्स ऑफ कलर आपको दिखेंगे, जिसमें वायलेट सबसे नीचे रहता है, भले विबग्योर हम बोलते हैं बट वायलेट सबसे नीचे रहता है, देन इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसका यह मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी हुई है, हाँ, वायलेट की। देखो ना, लाइट कहां जा रही थी, लाइट तो ऐसे जाने वाली थी, आपने प्रिज्म रख के लाइट को ऐसे बेंड कर दिया। कहां लाइट ऐसे जाने वाली थी और अब देखो कहां जा रही है, उसमें सबसे ज्यादा बेंड कौन हुई है, वायलेट। और सबसे कम बेंड कौन हुई है, रेड। तो रेड इज द लीस्ट डेविएटेड एंड वायलेट इज द मोस्ट डेविएटेड। और उसका रीजन होता है उसकी वेवलेंथ। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो सबसे कम डेविएट होती है। तभी तो हमारे जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं सब रेड होते हैं, समझ रहे हैं क्या। क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग भी कम होती है। स्कैटरिंग मतलब बिखरना, हमें रेड दूर से दिख जाता है और डेंजर तो दूर से दिखना चाहिए ना। जैसे हमें ट्रैफिक सिग्नल में रेड से रुकना क्यों होता है, ग्रीन से क्यों नहीं रुकते, हो सकता है ऐसा होना चाहिए था ग्रीन से रुके रेड से चले, पर हमें दूर से दिख जाता है कि रेड है तो हम अपनी गाड़ी की स्पीड क्या कर देंगे, कम, ताकि जेब्रा लाइन आते तक हमारी गाड़ी रुक जाए।
समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? रेड हमें दूर से दिख जाएगा, ग्रीन हमें दूर से नहीं दिखता। ग्रीन को ऐसे भी दूर से देखना नहीं, ग्रीन तो पास में रह के नहीं देखना है। समझ रहे हैं क्या? बिकॉज रेड की वेवलेंथ कम है, सॉरी वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए इसका स्कैटरिंग भी कम होता है, इसकी बेंडिंग भी कम होती है। एम आई क्लियर? इसलिए आपको जब भी ये डिस्पर्शन का डायग्राम बनाने बोले तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे किसको बनाना है, वायलेट को, और रेड किस कहां बनाना है, सबसे ऊपर। फोटोग्राफिक प्लेट आपकी ऐसी दिखती है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्शन का कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन? डेंसिटी या स्पीड बोलो, क्योंकि दो मीडियम में लाइट की स्पीड सेम नहीं होती। एयर से ग्लास में आई तो स्पीड कम हो गई, एयर से वाटर में आई तो स्पीड कम हो गई, ग्लास से वाटर में आती है तो स्पीड बढ़ रही है। यानी कि जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और वो मीडियम की डेंसिटी अलग अलग है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, इसकी लाइट की, एंड दैट रिजल्ट्स इन बेंडिंग ऑफ लाइट। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन। और फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिस्पर्जन, तो आप यहां कलर्स की बात करोगे। अभी भी रीजन तो स्पीड ही है, बट अब किसकी स्पीड है, डिफरेंट कलर्स की, कि ग्लास के अंदर जाने के बाद हर कलर की स्पीड अलग अलग हो गई, इसलिए वो स्प्लिट हो गए। पर ऐसा ही ग्लास तो हमने वहां भी यूज किया था ना, कहा, वो स्लैब में, आपको याद है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में भी तो हमने यही लाइट को एंटर करवाया था, तब तो वो ऐसे स्प्लिट नहीं हुई थी, आपको याद है? तब तो अपन ने सिर्फ ऐसी दो लाइन बनाई थी ना, एक ऐसे बनाए थे और फिर ऐसे बना करके इसको पैरेलली बाहर निकाल दिए थे, याद आ रहा है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वहां इसलिए ऐसा हो रहा था बिकॉज ये दोनों सरफेस आपस में क्या थे, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, अगर अंदर स्प्लिटिंग हो भी रही होगी तो वो वापस से रिकंबाइन हो जाती है। जैसे कि अगर मैं इस प्रिज्म में भी, जो अभी तो यहां पे देखो ये एंगल बन रहा है ना दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, इसलिए आपको स्प्लिटिंग दिख रही है, पर अगर मैं प्रिज्म को ऐसे रख दूं, ऐसा भी आपको दिख रहा है ये वाला काम। अगर मैं एक और प्रिज्म लूं और उसको इस तरीके से रखूं कि दो सरफेस में पैरेलल बना दूं लाइक दिस, तो आपकी लाइट अब व्हाइट थी, व्हाइट ही बाहर आएगी। क्योंकि देखो ये सरफेस और ये सरफेस आपके क्या हो गए, पैरेलल। पैरेललोग्राम टाइप का दिख रहा है, पूरा फुल देखोगे अगर स्ट्रक्चर, तो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस क्या दिख रहा है आपको, पैरेलल, जस्ट लाइक जैसे रेक्टेंगल में हो रहा था। तो लाइट व्हाइट घुसी, अंदर हुआ होगा डिस्पर्जन, पर जब बाहर आई तो वापस से क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन। क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन। यानी कि जो व्हाइट कलर्स अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो गए थे वो वापस से क्या हो गए, रिकंबाइंड, दे रिकंबाइंड अगेन। एम आई क्लियर? तो इसलिए रेक्टेंगल में हमें डिस्पर्जन फिनोमिना ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, पर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में हम कर लेते हैं। बिकॉज इसके लिए हमें क्या चाहिए, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में एंगल होना चाहिए, और पैरेलल लाइन के बीच का एंगल तो 0 होता है। इसलिए आपको अगर वापस से उस व्हाइट लाइट को मिलाना है, रिकंबाइन कराना है, तो एक और प्रिज्म लो और कैसे रखोगे उसको, हाँ अपसाइड डाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपसाइड डाउन हो गया। पहले अपसाइड अप था, अब अपसाइड, तो इसको बोलते हैं अपसाइड डाउन पोजीशन पे रखना। इफ टू आइडेंटिकल प्रिज्म आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर इन अपसाइड डाउन पोजीशन विथ ईच अदर, then the light dispersed by one prism is recombined by the other prism. एक को नाम दिए ABC, दूसरे को नाम दिए A डैश B डैश C डैश। आपको चाहिए तो PQR भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो द लाइट कमिंग आउट ऑफ द प्रिज्म, लास्ट प्रिज्म से जो लाइट बाहर आएगी वो अभी भी व्हाइट होगी। और अब देखो इनके बीच में कैसा कैसा है, पैरेलल है, जस्ट लाइक रेक्टेंगल वाले में। रेक्टेंगल में तो अपन यही प्रूफ करते थे ना कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे, बाहर वाली को क्या बोलते थे, इमर्जेंट रे। तो यहां भी देखो अब ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है? तो ये अगर यहां समझ में नहीं आया तो यहां क्लियर है ये, ठीक है? चलो, तो ये वाले पार्ट को आप लोग लिख लेना। डिस्पर्जन का कहां से लिखेंगे, डिस्पर्जन यहां से चालू हुआ है, पर ये तो मैं समझाया हूं तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है ना, नो नीड टू राइट दिस, ये मैंने आपको बता दिया ना जैसे मैंने वहां बताया है। और ये वाला स्लाइड भी मैं हटा ही दूंगा, इसको डिलीट ही कर दूंगा, ठीक है? आपको लिखना यहां से है, ये है आपका डिस्पर्जन का डेफिनेशन। आपने हेडिंग तो डाल ली है ना डिस्पर्जन, तो ये ऊपर की दो लाइन है डेफिनेशन, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन। कौन कौन से कलर में स्प्लिट होती है यहां लिखा हुआ है,
प्रिज्म क्या होता है यहां लिखा है और ये स्प्लिटिंग करके दिखाए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी लिखने का जरूरत नहीं, इसको भी डिलीट कर दूंगा मैं। फिर ये लिखना है कि रीजन क्यों हो रहा है डिस्पर्जन, क्यों हो रहा है, बिकॉज हर कलर की स्पीड ग्लास में अलग अलग है, ठीक है। यहां ये सब लिखा हुआ है, देखो रेड का लैम्डा मतलब वेवलेंथ ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेविएशन कम होगा। वायलेट का लैम्डा कम है, डेविएशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोग लिख करके लेके आना, एंड रिकॉम्बिनेशन भी लिखना, ये भी मैंने बता ही दिया आप लोग को, ठीक है। पे हम लिख चुके हैं, ये मत लिखना, ये यहां से अपन शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो थैंक यू। हाँ हाँ